हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको राजेश कल्याणा की ओर से सुप्रभात। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और मैंने कल आपको बताया भी था कि हम आवर्त सारणी को पढ़ने जा रहे हैं और आवर्त सारणी के हम कुछ छोटे छोटे भागों को पढ़ेंगे। जैसे कि उसको 3 भागों में बांटा गया आवर्त सारणी को, और उस आवर्त सारणी को बनाया किसने था? हेनरी मोजले ने 1913 में बनाया था। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसके हम 3 खंड पढ़ेंगे। पहला जो खंड होगा वो होगा एस ब्लॉक, दूसरा पी ब्लॉक और तीसरा डी ब्लॉक। तो किसी ने क्या खूब कहा है प्यारे दोस्तों कि हम वो समा हैं जिससे तूफान भी कतरा कर निकल जाते हैं। हम वो समा हैं जिससे तूफान भी कतरा कर निकल जाते हैं। वक्त के हर जुल्म के आगे हम संभल जाते हैं। वक्त के हर जुल्म के आगे हर बार संभल जाते हैं। अरे हम वो नहीं जो वक्त के सांचों में ढल जाते हैं। हम तो वो शख्स हैं जो वक्त को भी सांचों में बदल जाते हैं। तो हाय गाइज, यू वॉच माय चैनल स्टडी विद राजेश कल्याणा। तो एक मोटिवेशन स्लोगन के साथ में शुरुआत की है। तो हमें बदलना नहीं है, हम किसी भी परिस्थितियों का सामना करके हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो प्यारे दोस्तों, करते हैं हम आज अपना न्यू टॉपिक शुरू। तो हमारा जो पार्ट नंबर रहेगा आज रहेगा 34 और हम बात करने जा रहे हैं बेटा किसकी? हम बात करने जा रहे हैं आज एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक के तत्वों की हम बात करने जा रहे हैं। तो एस ब्लॉक के तत्व इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आता है? इसमें एस ब्लॉक में आता है। आप देखिए कि हमने लिखा यहाँ पे एस ब्लॉक के अंदर हमने ये ब्लॉक बना लिए। मान लो हमने ये 2 प्रकार के ब्लॉक बना लिए। ये इस टाइप से हमने इसको लाइनों के अंदर बेटा खींच लिया। 2 प्रकार के हमने ब्लॉक बना लिए। ये 2 प्रकार बनाए, ठीक है। और इस टाइप से इसको हमने एस ब्लॉक नाम दे दिया। लो जी, ये इस टाइप से ये इसमें इसके अंदर हम बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बना देते हैं। 7 आवर्त बनाते हैं, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ऊपर थोड़ा सा हम इसको ये यहाँ से थोड़ा सा छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये लो जी, और इसको और ऊपर हम थोड़ा इसका टाइप से कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। अब हम तत्वों के इसमें बेटा नाम लिखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे हाँ, ठीक है। ये हो गए एस ब्लॉक के तत्व। इधर वाली साइड में हो जाएगा आपके ठीक है। अब देखिए बेटा कि ये फर्स्ट ए के तत्व है। ये कौन से ए के तत्व बेटा? ये फर्स्ट ए के है। ये फर्स्ट ए है और इनको कहेंगे हम सेकंड ए के तत्व, ठीक है।
अब इनका बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बेटा आप लिख लीजिए। इसका जो बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इन सब का, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका हो जाएगा 1s1, इसका हो जाएगा 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, इसका 7s2, इसका 6s2, इसका बोलो 5s2, इसका 4s2, इसका 3s2 और इसका 2s2। तो आप देखिए इनके सबके बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहरी कक्षक ही लिखा है हमने, पूरा विन्यास नहीं लिखा बेटा। पूरा अगर विन्यास लिखते हैं, मैं अगर बात करूं, एक की बात करूं, अगर इसकी बात कर लेते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का बेटा विन्यास अगर लिखते हैं रफली एक बार 19 का, तो 1s2, 2s2, 2p6, ये कितने हो गए, 10 हो गए, 3s2, 3p6, ये 18 हो गए, और 4s1, ये 19 हो गए। हमने क्या है, ये आंतरिक कक्षाएं हैं, ये आंतरिक कक्षाएं, सिर्फ ये वाली ही कक्षा बाहरी कक्षा है वही लिखी है हमने। तो सबके बाहरी कक्षकों को ही हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए मैंने ये लिखा है। अब सुनिए बेटा इसमें कि ये हाइड्रोजन, ये लिथियम, ये सोडियम, ये पोटेशियम, ये रुबिडियम, ये सीजियम, ये फ्रांसियम है। ये बेटा बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, ये स्ट्रांशियम, ये बेरियम और ये रेंडियम, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसको बोलते हैं रेडियम, रेडियम भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनके नाम आपको पता होना चाहिए। अब हम इनके क्या लिखते हैं बेटा, इसकी संयोजकता के बारे में अगर आपको कोई कहे भी इसकी संयोजकता कितनी है, तो आप बताइए। इसकी संयोजकता +1 होगी सबकी। तो +1 का मतलब क्या होगा बेटा, कि ये सारे के सारे एक इलेक्ट्रॉन ही देंगे, ठीक है। और ये कितने दे सकते हैं बेटा, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये एस ब्लॉक के क्यों हैं, क्योंकि इनके अंतिम कक्षों में इलेक्ट्रॉन किस में भरा जा रहा है, एस में। इसलिए कौन से ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं, एस ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें आपको मैं थोड़ी सी और बात बताता हूँ बेटा, कि आवर्तों में, पहले आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस टाइप से आप भरोगे। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि आवर्त में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है। तो ये मैं लिख देता हूँ, एक फार्मूला है 2n², ये फार्मूला। तो यहाँ पे 2 करके मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई बताओ मेरे को आप, 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 2 लिख के आवर्त नंबर 2 की बात करें, अगर ये आवर्त नंबर 2 है तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन की बात हो जाएगी बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आवर्त नंबर 3, ये 3, इसमें कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18। आवर्त नंबर 4 की बात करें तो 4 चौका 16 और 2 32। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इनमें इनके आधार पर ही इलेक्ट्रॉनों को जोड़ना है। तो आप ध्यान रखना, मैं आपको फिर और बताऊंगा, तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये आवर्त नंबर अगर बात करें तो ये आवर्त नंबर कितना हो जाएगा, 1। ये आवर्त नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 2। ये आवर्त नंबर कितना हो जाएगा, 3। ये आवर्त नंबर कितना हो जाएगा, 4, 5, 6, 7। तो आपको पता होना चाहिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त कितने होते हैं बेटा, 7, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आपके ये हाइड्रोजन है, ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबिडियम है,
सीजियम है और ये फ्रांसियम है। अब इनके हम लिखते हैं क्या, हम लिखते हैं इनके परमाणु क्रमांक क्या है। तो ये 1 नंबर इसका परमाणु क्रमांक, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 3 नंबर है। अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। हमने क्या किया था, एक में कितने जोड़े थे बेटा, 2 जोड़ दिए थे, ठीक है। तो एक में 2 जोड़ दिए थे, हम ये जादुई आंकड़ा जोड़ते जाएंगे। 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस टाइप से जोड़ेंगे तो हमारे पास इनके क्या आ जाएंगे, परमाणु क्रमांक आ जाएंगे। तो 2, एक में 2 जोड़ दिया, 3 आ गए। 3 में 8 जोड़ो बेटा, इस 3 में कितने जोड़ दो, 8 जोड़ दो। ये वाला 8 जोड़ के देखना, 3 8 11, तो इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का 11 होता है। 11 में बेटा 8 और जोड़ो, ये 8 और जोड़ो आप। 11 में 8 जोड़ा तो 19 आ गया। 19 में बेटा 18 जोड़ो, अब 18 जोड़ो। 19 में 18 जोड़ा तो कितने आ गया, 37। तो इसका परमाणु क्रमांक आ रहा है। 37 में भी 18 और जोड़ो, देखो आप, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 55। अब जोड़ के देख लो, 8 और 7 15, 1 1 और 3 4 1 5, ठीक है। अब इसमें 32 जोड़ो। 55 में क्या जोड़ो बेटा, 32 जोड़ो। तो 2 और 5 7, 5 और 3 8, 87 इसका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होगा। तो इस प्रकार से आप परमाणु क्रमांक को भी, इन 2 आवर्तों की ही बात कर रहा हूं मैं, इस प्रकार से आप इसको फिलअप कर सकते हैं। अब इसमें देखो बेटा, 3 के आगे क्या आएगा, 3 के आगे क्या आएगा, 4। 11 के आगे क्या आएगा, 12। 19 के आगे क्या आएगा, 20। 37 के आगे 38। 55 के आगे 56। 87 के आगे 88। इस प्रकार से इनका क्या हो जाएगा, परमाणु क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब हम एक चीज और भी इसमें फिलअप कर सकते हैं बेटा। इसका जो है इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर 2.1, ये मैंने आपको बताई थी। और इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कितनी है, इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर है 1। तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसकी है 1.0। आप थोड़ा बड़ा बना लेना, ये खाने अच्छी तरह से बनाना, ठीक है। और इसकी 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी हो जाएगी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 0.8, और इसकी 0.7, इसकी 0.7, ठीक है। इस प्रकार से इनकी क्या हो जाएगी बेटा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं। पोटेशियम की, हाँ, पोटेशियम की 0.8 है ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसकी देखो 1.5, और मैग्नीशियम की ये इधर से चल रहा था तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी 1.0, इसकी भी 1.0, ये 0.9, और इसकी भी 0.9। ये इनकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर भी हमने बता दी। हमने 3-4 चीज़ों का जिक्र हमने कर दिया। अब मैं बताना चाहता हूं कि ये फर्स्ट ए वर्ग का तत्व है और ये सेकंड ए का। तो फर्स्ट ए को कहते हैं क्षारीय, ये सारी की सारी क्षारीय धातुएं हैं, इनको हम कहेंगे क्षारीय धातुएं। ये क्षारीय धातुएं बेटा, ठीक है, ये क्षारीय धातुएं हैं। और ये क्या है, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं। ये मृदा, मैं अगर इनका नाम यहाँ लिख दूं तो भी चल जाएगा, क्षारीय मृदा धातुएं। मृदा मतलब मिट्टी में मिलने वाली मृदा धातुएं। आपको पता है मृदा मिट्टी को भी कहते हैं, लेकिन मृदा और मिट्टी में फर्क है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें खाद वगैरह मिली होती है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ मिले होते हैं, और उपजाऊ होती है जो ह्यूमिडिटी लिए होती है, चिकनी होती है, जिसमें पानी काफ़ी टाइम तक ठहर सकता है। इस प्रकार की जो है मिट्टी को, रेत को हम मृदा कहते हैं, ठीक है। तो मृदा और मिट्टी में फर्क है। अब सुनिए आगे,
ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये है। अब ये जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं ये किधर वाली, ये सारी की सारी धातुएं हैं बेटा। धातुओं के अंदर गुण क्या होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं, इलेक्ट्रॉन रखते ही नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। तो ये सारी की सारी ऐसी धातुएं हैं जो आवर्त सारणी में इनका आकार सबसे बड़ा होता है। ये जो फर्स्ट ए के जो है इनका आकार सबसे बड़ा होता है। मैं कहता हूँ फ्रांशियम का इनका आकार सबसे बड़ा, इसका फ्रांशियम का आकार होगा आकार में। क्यों? इनकी रेडियस क्या है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ऊपर से नीचे आते हैं तो कक्षकों की संख्या देखो, आवर्तों की ऊर्जा स्तरों की संख्या बढ़ रही है। इस पे एक ही ऊर्जा स्तर है। अब अगर मैं इसे बना के बताऊं तो भी देख लेना आप, ये नाभिक है, ये एक ऊर्जा स्तर, यहाँ पे एक नाभिक है, ऊर्जा स्तर कितने हो गए, 2 हो गए। दे 2 के लिए 2, इसके लिए भी 2। ये यहाँ पे आगे जाते ये 1 2 और 3 ऊर्जा स्तर है, और इसी प्रकार 1 2 3 और 4 ऊर्जा स्तर है। तो इस प्रकार से आकार धीरे धीरे इनका बढ़ रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। और नाभिक का आकर्षण बल बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो उसके प्रति कम होता जा रहा है, तो आसानी से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी, जितना जो ज़्यादा बड़ा है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना भी आसान रहता है। मैं इसको इस टाइप से समझाता हूँ कि अगर क्लास छोटी हो, ठीक है, तो छोटी क्लास के ऊपर बच्चों का नियंत्रण टीचर्स का ज़्यादा होता है। जैसे जैसे क्लास बहुत बड़ी होगी, मान लो 100 से भी ऊपर बच्चे चले गए और बैठने के भी कमरे में, रूम में जगह नहीं है, तो बच्चे बाहर बैठेंगे, तो बाहर वालों पर टीचर्स का कैसा नियंत्रण होगा, बहुत ही कम होगा। तो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है। तो ये अब हम बात करें बेटा हाइड्रोजन की, अगर बात करें तो आपको मैं बता दूं कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी स्थिति जो है अनिश्चित है। अब इसकी यहाँ पे स्थिति अनिश्चित है, पता नहीं ये फर्स्ट ए में आएगा या ये 7th ए में, 7th ए की हम बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा। तो इसकी यहाँ पे प्रकृति देखें तो धनायन है, +1 है इसकी संयोजकता, लेकिन कभी कभी ये -1 भी अपनी संयोजकता को दर्शाता है, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसलिए इस हाइड्रोजन को कहते हैं कि इसकी स्थिति क्या होती है बेटा, अनिश्चित होती है। दूसरी बात, हाइड्रोजन के बारे में क्या क्या हमें पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन जो गैस होती है, आपको पता हाइड्रोजन गैस निकलती कैसे बेटा, हाइड्रोजन जो गैस निकलती है बेटा, वो अगर हम धातुओं की क्रिया या आप कहो कि अधातु भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धातुओं की क्रिया अगर हम अम्ल और क्षार से करवाते हैं, एसिड और बेस से, तो क्या निकलती है बेटा, एक गैस निकलती है जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं। और हाइड्रोजन और हीलियम गैस हल्की होने के कारण, कौन सी गैसों से हल्की होती है, ये वातावरण की गैसों से हल्की होने के कारण क्या है, इनको गुब्बारों में भी भरा जाता है। मेरी एक एक बात पे आप गौर किया करो, ठीक है। अब सुनिए बात कि हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जो गैस है वो एक तो ये क्या है, परमाणु हाइड्रोजन बम बनाने के भी काम आती है। हाइड्रोजन किस काम आता है, हाइड्रोजन बम बनाने के भी काम आता है, ठीक है। और सैमुअल कोहेन ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया था। किसने, सैमुअल कोहेन ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया था। दूसरी बात, गुब्बारों में भरी जाती है हाइड्रोजन गैस, किस में भरी जाती है, गुब्बारों में भरी जाती है हाइड्रोजन गैस, गुब्बारों में भरी। तीसरी बात क्या है बेटा, जो आपके हाइड्रोजन गैस है वो निकलती कैसे है, हाइड्रोजन गैस कैसे निकलती है, या तो अम्ल या फिर क्षार, एसिड या बेस, अम्ल और या फिर आप क्षार ले लो, उसकी क्रिया धातुओं से करवाओगे, आप धातुओं से करवाओगे तो कौन सी गैस निकलेगी, लवण बनेगा, साथ में एक गैस निकलेगी
जिसको हमने कौन सी गैस कहा है, हाइड्रोजन गैस कहा है। और ये हाइड्रोजन गैस के पास अगर मोमबत्ती ले जाएं तो ये फट फट की आवाज़ के साथ में, जिसको इंग्लिश में पॉप की आवाज़ कहते हैं, के साथ में जलती है। ठीक है, यानी कि इसकी लो लंबी सी होके फिर बुझ जाती है, फिर लंबी होती है लो, इस टाइप से इसकी ये जलती है। तो ये हाइड्रोजन की बात होगी। अब बेटा बात करते हैं हम लिथियम की। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये जो है ना तीन, कौन कौन से, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बहुत ही क्रियाशील गैसें होती है बेटा। ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील गैसें होती है कि वातावरण में ये पानी से भी क्रिया कर लेती है। तो वातावरण में जो नमी होती है भाई, बाहर की जो हवा है उसमें कुछ न कुछ तो पानी की मात्रा होती है। फिर सर्दियों में उसकी मात्रा ज़्यादा होती है और गर्मियों में मात्रा उसकी कम होती है। जब सर्दियों में ज़्यादा होती है तो ठंडी हवा चलती है, हमें ठंड लगती है। गर्मियों में मात्रा हवा की होती नहीं है तो हमें गर्म हवा लगती है, जिसको हमने लू कहा। अब सुनिए कि ये तो वायु के अंदर जो पानी होता है उसके साथ में अभिक्रिया करके जल के साथ में भी अभिक्रिया कर लेता है। जल से भी ये क्या कर लेता है, अभिक्रिया करके क्या करता है, तीव्र विस्फोट करती है। ये गैसें तीव्र विस्फोट करती है। क्या करती है, तीव्र विस्फोट करती है। तो आप इनका ध्यान रखना। अब दूसरी बात, जो लिथियम है, ये लिथियम तो है, ये सबसे हल्का तत्व है। लिथियम क्या है, आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व। लिथियम सबसे हल्का तत्व। सबसे हल्का तत्व कौन सा बेटा, हल्का तत्व कौन सा है, ये है लिथियम। ध्यान रखना आप, ठीक है। उसके बाद में सोडियम। सोडियम जो है आपको पता है, सोडियम या पोटेशियम, ये सोडियम तो सबसे मुलायम धातु है। मुलायम धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये एक ऐसा है जो मुलायम है। और इस मुलायमता के कारण इसको चाकू से भी काटा जा सकता है। ध्यान रखना, चाकू से भी इसको काटा जा सकता है। और मैं बता देता हूं कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। केरोसिन में रखने का कारण ये है कि ये जो सूर्य के प्रकाश की किरणों से अभिक्रिया करके विस्फोट पैदा न करें, इसलिए इनको किसमें, केरोसिन में भी रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना। सीजियम, ये हथेली के ऊपर डालते ही ये इसका इतना, यानी कि गलनांक बहुत ही कम होता है, गलने का अंक बहुत ही कम होता है। हथेली पर भी ये क्या होती है बेटा, ये हथेली पर भी पिघल जाती है। स्ट्रांसियम, और ये स्ट्रांसियम आतिशबाजी के काम आती है। कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है, आपको पता है कैल्शियम बालों में, हड्डियों में, स्किन में कैल्शियम पाया जाता है। और दांतों में भी ये कैल्शियम पाया जाता है, जिससे दांत मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती है। मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम तो आपको पता है, क्लोरोफिल, जो पत्तियां हरी दिखती है उनके बीच का वो है, यौगिक मैग्नीशियम से मिलकर बना रहता है। बेरिलियम, तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने बताई जा रही है। और अब बेटा हम बात करें कि जो ये जो है बेरियम है, ये आतिशबाजी में भी इसको यूज किया जाता है। जो हरे रंग की जो लो के साथ में ये जलता है, हरे रंग की, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये बता दिया है कि क्षारीय धातुएं हैं, ये क्षारीय मृदा धातुएं हैं, और ये मृदाओं में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ये धातुएं एस ब्लॉक के कारण ये सबसे बड़ी होती है, और ये आवर्त सारणी में सबसे बाईं ओर पाई जाती है और अधिक क्रियाशील होती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसमें इनके अंदर इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत कम होती है। इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान क्या होता है बेटा, कम होता है। ऊपर से नीचे जाने पर इनका आकार बढ़ता जाता है। तो सबसे बड़े आकार की कहें तो फ्रांसियम है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपको इतना ही आज करवाया जाएगा। अब आपको जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बेटा, वो करवाया जाएगा आपको पी ब्लॉक के तत्व। तो पी ब्लॉक का तत्व थोड़ा सा इससे ज़्यादा होगा, उसमें कोशिश करेंगे कि उसको अच्छी तरह से हम करें। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फिर देर किस बात की, प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट और लाइक
और जो विद्यार्थी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल जारी कर दें, क्योंकि साइंस की जो पढ़ाई है वो वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल किसी भी हालत में आपकी जो पढ़ाई है वो बाधित न हो। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं साइंस के जो वीडियो है 9th और 10th के वो कंटिन्यू डालता रहूँ। तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। थैंक यू।